अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। बड़ा इम्पॉर्टेंट है आज का दिन भी इस हवाले से कि एक अहम पेशरफ्त ऐसा लग रहा है कि दिखाई दे रही है सियासत के इस बहरान में जो कि कई दिनों से जारी है। खान साहब जहां इस बात पर अटल हैं कि वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, वहीं उन्होंने एक दरवाज़ा भी खोला है और PDM को ये दावत दी है हुकूमत को कि वो मुज़ाकरात करें उनसे इसके हवाले से। अगर वो अर्ली इलेक्शन की किसी डेट के ऊपर इत्तेफाक राय करने में कामयाब हो जाते हैं तो खान साहब डेफिनेटली वो असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे, रुक जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा या नहीं, क्योंकि बहुत दफ़ा पहले भी ये बात हो चुकी है कि इलेक्शन के ऊपर, इलेक्शन की डेट के ऊपर बात होगी, इसके अलावा बात नहीं होगी। लेकिन अभी तक हम यही देख रहे थे कि हुकूमत इस बात से गुरेज़ थी, बल्कि साफ इनकार कर देती थी कि इस पर कोई बात नहीं होगी, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। लेकिन जब असम्बलियाँ तहलील करने का एक पत्ता फेंका खान साहब ने, तो उसके बाद से उन्होंने भी ये देख लिया कि फ़िलहाल उनके पास कोई आईनी ऑप्शन शायद नहीं है कि वो उन्हें इस चीज़ से रोक सकें। तो इस प्रेशर के अंडर क्या वाकई वो इंतखाबात के ऊपर बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे? अगर हो जाएंगे तो फिर किसकी बात सुनी जाएगी और किसकी नहीं? और पसे पर्दा भी ऐसे क्या मुज़ाकरात करवाने के लिए कोई मुतहरिक दिखाई दे रहा है या नहीं? ये और इससे जुड़ी बातें, कौन सी जमात इस मामले पर कहाँ खड़ी है, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं मुशावरतें बड़ी तेज़ी से हो रही है, ना सिर्फ विद इन द पार्टी बल्कि जो पार्टीज़ हैं वो अपने एलाइज़ के साथ डेली की बुनियाद पर ही नहीं, 2-2, 3-3 दफ़ा सेशंस चल रहे हैं। लेकिन इन मुज़ाकरात से, इन मुशावरतों से क्या हल निकलेगा, इसके ऊपर सबसे पहले आज बात करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहते हुए पहले जाऊँ साहब की तरफ। इमरान साहब, असम्बलियाँ टूटेंगी या फिर कुफ्र टूटेगा और बातचीत शुरू हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहते हैं ना कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, तो मुझे लगता है कि ये तो हो कुफ्र ही टूटा। देखिए, इमरान खान साहब ने जो है ना आज बड़ा अच्छा काम किया और पॉलिटिकली मैं समझता हूँ कि अच्छा फैसला ये किया है उन्होंने मुज़ाकरात का कह के। अगरचे ये फ़ैसला अभी हम करेंगे डिस्कस के क्यों उन्होंने किया, क्या समझ के किया, क्या उनके सामने प्लस एंड माइनस है, लेकिन ओवरऑल ये एक अच्छा फ़ैसला है। देखिए, मुज़ाकरात से ही मामला हल होते हैं सियासी, ख़ास तौर पे। वैसे तो आलमी जंग भी हो जाए अगर, तो वो भी बिलाखिर मुज़ाकरात की टेबल पे ही ख़त्म होती है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो आज कहा है उसकी बुनियादी वजह ये है कि शायद उन्हें भी इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया कि अब शायद किसी और तरफ से भी कोई मामला नहीं होगा, मदद के लिए कुछ और नहीं होगा, तो उन्हें सियासी जमातों से ही मिल के ये मामला तय करना पड़ेंगे। अब ये ज़रूर है इसमें कि वो कितनी देर इसमें लेते हैं। आज मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने फिर वही काम किया है जो उन्होंने पिंडी जलसे में किया था। याद है आपको, उस दिन भी हमने ये कहा था पिछले हफ्ते कि उन्होंने वक्त दिया भी और वक्त लिया भी है। बिल्कुल उसी तरह आज भी उन्होंने वक्त दिया भी और वक्त लिया भी है। असम्बलियाँ तोड़ना देखिए इतना आसान काम नहीं है। आज भी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में बहुत सारे उनके लोगों ने यह भी कहा कि अभी तरक्याती काम हो रहे हैं, चीज़ें हैं इस तरह से। अगरचे इमरान खान के फैसले को वो मानेंगे सब, लेकिन रिजर्वेशंस पाई जाती हैं, क्योंकि जो अवामी सियासत करते हैं, हल्का बंदियों की सियासत करते हैं, उनके लिए इलेक्शन से 2 दिन पहले भी असम्बली छोड़ना कोई इतना आसान काम नहीं होता। लिहाजा इन सारी चीज़ों को अगर हम मद्देनजर रखें, और वैसे भी 2 असम्बलियों के इलेक्शन करा के वापस इनमें अगर अपनी हुकूमत बना भी ले, तो फिर भी जो अल्टीमेट गोल है जिसके लिए ये सारी तहरीक भी चलाई गई है, जिसके लिए वो तो फिर भी हल नहीं होगा ना, क्योंकि असल बात वही वफाक के इलेक्शन है जिसके लिए खान साहब ने सारी स्ट्रगल की है। और दूसरी बात ये कि जब तक इलेक्शन हो ना जाए, रिजल्ट आ ना जाए, उस वक्त तक खत्मी तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि हुकूमत कौन सी जमात। मैं कह रही हूँ कि मैक्सिमम अगर गेन भी करेंगे तो यही है ना कि दोबारा वापस हुकूमतें ले लेंगे, उसका क्या गारंटी तो नहीं है ना। ओहो, मैं तो एक मफरूजे पे ये बात कर रही हूँ, यही बात कर रही हूँ कि अगर मैक्सिमम भी होगा उसमें तो यही होगा कि इन 2 सूबों में हुकूमत दोबारा मिल जाएगी। मैं आपकी ही बात को सेकंड कर रहा हूँ कि मैक्सिमम ये होगा, लेकिन इस बात की भी कोई गारंटी तो नहीं है। चलिए मैं जरा, लेकिन मैं साहब का भी मौक़िफ़ ले लूं। जो साहब का मौक़िफ़ इस पे ना लें, चौधरी साहब का मौक़िफ़ पहले मैं आज लेना चाहता हूँ। चौधरी साहब, आप आज इमरान खान साहब के साथ बड़ा खासा तवील वक्त गुजार के आए और ख़ास तौर पे मोनस इलाही साहब भी जो उनकी मुलाकात हुई, आप उस वक्त भी उनके साथ मौजूद थे, तो हमें अंदर की बात सुनाएं कि असल वहाँ पे ज़मान पार्क में क्या बातें हुई हैं, हो क्या रहा है। देखिए, बिल्कुल मेरी मोनस इलाही साहब और इमरान खान साहब के साथ तवील मुलाकात हुई, उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। तो एक चीज़ तो मैं उसमें जो मैंने गैदर किया है और जो उनकी ज़ाहिर है कुछ बातें ऐसी हैं, एक तो इमरान खान साहब, देखिए इमरान खान साहब ने एक इम्प्रेशन अपने ख़िलाफ़ डिस्पेल किया है।
आप अगर पिछले 6 महीने 8 महीने का देखें समीना, वो बार बार उनसे कहा जा रहा था कि जी वो जत्थे लेके आ रहे हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं, वो बात नहीं मानते। आज और पिछले 26 को जो उन्होंने ये जो अपना शो किया, पत्ते शो किए और एक मास्टर स्ट्रोक खेला, और आज उन्होंने एक ऑलिव राइट एक्सटेंड की। देखिए यही वो होती है बात कि एक जो इमरान खान साहब ने आज जो है वो ये भी इस्टेब्लिश किया है कि वो सियासतदान भी बाकियों से बेहतर है। वो पहले उनको ये कहा जाता था कि सियासतदान नहीं है, आज उन्होंने देखे ना ये पॉलिटिकली और एक अपने खिलाफ प्रेशर, विजडम भी और उसका एक पेशेंस का भी क्या पावर है, लेकिन आप वो नहीं और कर रहे। मतलब ये मैं आत्मी तौर पे आपको बता सकता हूँ कि असेंबलियाँ जाएंगी अगर वफाकी हुकूमत ने इसको नहीं वफाकी, ये देखिए अब तो बॉल जो है वो वफाकी हुकूमत की कोर्ट में नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि अगर बातचीत नहीं होती या किसी नतीजे पे नहीं पहुंचती तो इसका मतलब देखिए आज उन्होंने एक और जो है इमरान खान साहब ने ये बात करके कि आप आए हमारे साथ बैठें, उन्होंने एक दरवाज़ा खोला और एक बड़ी फ्राख दिली से जो है उसको ऑफ़र दी, जिसको बहुत सारे जो चैनल्स हैं मैं देख रहा हूँ कि वो उसको नेगेटिवली पोर्ट्रे करें, लेकिन पॉलिटिक्स में तो टॉक्स एंड नेगोशिएशंस जो है वो होती हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि सियासी जमातों के साथ जो है वो एक बात मामला करना चाहती हैं। इससे अच्छा मामला पाकिस्तान में नहीं हो सकता। दूसरी बात देखिए, जो मोनेस अलाई साहब का और परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ जो मैं देख रहा था कि काफ़ी ज़्यादा बातें भी हुई, मैंने आज महसूस ये किया है कि वो बिल्कुल इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं और इमरान खान साहब के हर फैसले की वो तायद भी करेंगे और इमरान खान साहब के हर फैसले पे वो अमल भी करेंगे। बाकी लेकिन मैं ये आपसे आके पूछती हूँ मोनेस अलाई साहब अब किसके कहने पे खड़े हैं, क्योंकि वो इंटरव्यू में तो वो कह चुके हैं कि वो किसके कहने पर आए थे। लेकिन इमरान साहब एक चीज़ मुझे इस पर थोड़ी सी मजीद भी, आपने ये कहा कि इमरान खान साहब को ये दिखाई दे रहा है कि शायद अब कहीं और से मामला नहीं हो सकते, लिहाजा सियासतदान से बात करनी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने मुज़ाकरात की पेशकश की है। तो क्या पीडीएम के लिए भी ये ऐसी ही सिचुएशन नहीं है कि उन्हें भी नज़र आ रहा है कि वो असेंबलियों की तहलील नहीं रोक सकते, 2-2 दफ़ा इलेक्शन कराने पड़ेंगे, पहले सूबों में, फिर वफाक के 4 महीने बाद फिर कराने पड़ेंगे ये वो, और अभी वो नहीं इलेक्शन में जाना चाहते, ये अपनी जगह एक बात है। तो क्या उनके लिए भी ये गोल्डन चांस नहीं है कि ऐसी जगह पे जहाँ पे वो असेंबलियों की तहलील रोक नहीं सकते, कोई आईनी ऑप्शन उनके पास बचा नहीं है, और उधर से खान साहब ने भी एक दरवाज़ा खोला है, तो फिर उनको भी इस तरफ वो जाएंगे और जा सकते हैं, इस पर जाना चाहिए? देखिए बिल्कुल जा सकते हैं। आज मॉडल टाउन में भी एक इजलास हुआ जी, लाहौर मॉडल टाउन में, जो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ हैं उनकी राशगाह पे भी एक इजलास हुआ, और उसमें इजलास में भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। उस इजलास में जो हमारे वाकफ़ान आल हैं वो कहते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ को मुख्तलिफ ऑप्शन जब डिस्कस की गई तो कुछ लोगों ने उन्हें ये बताया कि जनाब हमारे पास तकरीबन हमारे साथ 12 के करीब पीटीआई के लोग हैं जो हमारे साथ राब्ते में, जिस पे मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा कि नहीं अभी हम अदम एतमाद की तरफ नहीं जाना चाहते, यानी कि अदम एतमाद की तरफ वो मुस्लिम लीग नून भी नहीं अब जाना चाहती। उसमें वो असल में एक कानूनी पेचीदगी है। वो पेचीदगी ये है कि कोई सी जमात के अरकान अपनी पार्लिमानी कमेटी के फैसले के बरक्स वोट देंगे, वो काउंट नहीं बिल्कुल ऐसे। लिहाजा अदम एतमाद जो है वो जो जोड़ कोर्ट जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे बड़ी तनकीद हुई, लेकिन अब वो सारी जमातों के लिए, मसलन अगर इस वक्त ये दावा उधर हुआ तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि ये दावा इधर भी, और लोग गिने भी गए कि जी कौन कौन है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स करता है। अब जैसे अब आपका मैं व्यू ज़मीना की इजाज़त से ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि जब 66% पाकिस्तान में खासकर पंजाब में इलेक्शन हो रहे हों तो नून लीग उसको फिर कैसे लेगी? क्योंकि देखिए नवाज लीग की मेन प्लेयर तो यहाँ पे है, वहाँ केपी में जो है वो मुख्तलिफ ANP है, JUI है और थोड़ी बहुत पीपल्स पार्टी कहीं पे है, लेकिन मेन उनके 2 प्लेयर्स हैं। तो नवाज लीग इसको कैसे देखेगी और वहाँ पे क्या ये मामला हुआ वो उस पे भी बताइए। यही तो बात है कि ऑप्शन अदम एतमाद का, मैंने पहले ही क्वेश्चन में भी ये बात रखी थी ना इमरान साहब कि ऑप्शन आईनी नहीं है उनके पास रोकने का, तो अल्टीमेटली तो उन्हें भी बात की तरफ आ रहा हूँ। देखिए चौधरी साहब ने भी जो सवाल किया वहाँ आज चौधरी साहब ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई। बिल्कुल आपने कहा जिस तरह नून लीग के साथ राब्ते पीटीआई वालों के हैं, उसी तरह नून लीग वालों के और पीपल्स पार्टी वालों के पीटीआई से भी राब्ते होंगे, ये होता है। मामला ये है कि वहाँ जो मुख्तलिफ ऑप्शन डिस्कस हुई उसमें एक ऑप्शन ये डिस्कस हुई कि ज़्यादा से ज़्यादा ये किया जा सकता है टाइम गेन करने के लिए कि आप
गवर्नर पंजाब जो हैं वो वज़ीर आला से कहे कि आप इत्मीनान का वोट लें, और उसके बाद अगर सूरत हाल ऐसी बने तो फिर उसी सूरत हाल को बुनियाद बना के तो गवर्नर राज की तरफ जाया जाए। अब अगर गवर्नर राज की तरफ जाते हैं तो आप कानूनी तौर पे समझते हैं, आप माहिर कानून भी हैं, कि उसमें मज़ीद कई पेचीदगी हैं। पंजाब में गवर्नर राज लगाना कोई इतना आसान काम नहीं है। मामला ये है कि नून लीग को, लेकिन अब तो उन्होंने ये तय कर लिया ना कि अदम इत्तेमाद भी नहीं लाएंगे और उसका भी नहीं, गवर्नर राज का भी तय नहीं किया उन्होंने। गवर्नर राज या गवर्नर ऑप्शन डिस्कस की। जो सब आपने सवाल किया कि नून लीग आने वाले इलेक्शन में क्या देखती है, तो आज उसी इजलास में ये भी डिस्कस हुआ कि मियां नवाज शरीफ ने ये मैसेज दे दिया है कि आप इलेक्शन की तैयारी करें, यानी आप इस मामलात को इस तरह से लेके चलें सारे मामलात को कि अगर इमरान खान से मुज़ाकरात के नतीजे में या किसी भी तौर इलेक्शन में जाया जाए, इलेक्शन जाया जाए, और तो फिर मुस्लिम लीग नून ये ना हो कि उनकी बिल्कुल तैयारी ना हो। इसलिए उन्होंने भी अपने लोगों से, MPA से, MNA से या टिकट होल्डर से ये कहा है कि आप अपने हलकों में मुतहरिक हो जाएं, तंजीम साजी करें और लोगों को इलेक्शन के लिए तैयार करें, वार्म अप करें। तो मामला दोनों तरफ इलेक्शन की तैयारी तो हो रही है। खुद जरदारी साहब ने भी अपने इंटरव्यू में ये बात की है कि हम दोनों तरफ लाएंगे, जो वो बात कर रहे थे, लेकिन वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने की बात बिल्कुल नो कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे थे। उन्हें भी मालूम था कि वो नहीं ये कर सकते, लेकिन द थिंग इज कि इलेक्शन के लिए वो कह रहे हैं हम भी जा सकते हैं। क्या इसके ऊपर कोई सीरियस बातचीत शुरू हुई है? ये भी एक खबर है कि अभी भी इसके ऊपर जो बातचीत, अगर बल्कि मुझे आप इजाज़त दें तो इस्लामाबाद के एक बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं जो हमें अंदर की खबरें भी दे सकते हैं इस हवाले से। तो खावर घुमन साहब चलते हैं जी, सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खावर घुमन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और सर, सबसे पहले तो बताएं क्या हो रहा है, बातचीत कोई शुरू हो गई है या नहीं? आज खान साहब ने दरवाज़ा खोला है कि जी आएँ, इस पर बातचीत कर लेते हैं। देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ कि जब से हम देख रहे हैं कि बड़े ही खुश उसलूबी से मिलिट्री क़यादत की तैनाती हो गई, बहुत लोगों का शायद ये ख्याल था कि इमरान खान साहब उसके ऊपर बहुत ज्यादा रोड़े अटकाएंगे और बड़ा मसला पैदा हो जाएगा और फिर इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई हो जाएगी और फिर PDM बैठ के बड़े आराम से पीछे देखेगी और उसके बाद फिर जो है PDM के लिए हर तरफ हरा ही हरा होगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो मामला बड़े जबरदस्त अंदाज से जो है सारा के सारा अपने अंजाम को पहुंचा। एक तरफ देखेंगे PDM की सारी जमातों ने दो नाम जो है उनकी रिकमेंडेशन की और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको एक्सेप्ट कर लिया। अब देखें इमरान खान अब क्या बात कर रहे हैं। इमरान खान पहले ये PDM वाले कह रहे थे कि आप दोनों असेंबली डिसॉल्व कर दें तो फिर हम आपसे बात करेंगे, आप पहले ये फैसला कर लें। उन्होंने कहा जी मैंने ये फैसला कर लिया, अब आगे सुने। अब वो कह रहे हैं कि जी आप हमारे साथ बगैर जो पहले डेट लेने की बजाय आप बात करें उसके बाद हम देखेंगे हमने क्या फैसला करना है क्या नहीं करना। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं वो बात करने के लिए भी तैयार हूँ। तो बुनियादी तौर पर हम देख रहे हैं कि इमरान खान विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो तमाम शराइत की सारी बातें मान रहे हैं वो सारी बातें मान रहे हैं। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान इस पे यूटर्न ले रहा है, वो अपने पहले वाला जो बयानिया उसे पीछे हट रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि कल ही मैं देख रहा था, रादर आज ही मेरे ख्याल में डॉन के अंदर एक स्टोरी छपी हुई है कि नून लीग के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि ऐसे लग रहा है कि वो पार्टी जो भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ा करती थी, बड़ी बहादुरी से वो जनाब तमाम जो है मुखालफत के बावजूद, जब मुशर्रफ के जमाने भी उन्होंने इलेक्शन लड़े, तो अब वो इलेक्शन से लगता है वो भाग रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब नून लीग के अंदर और बाकी जो सियासी जमातें हैं PDM की, वो भी अब सोच रही हैं कि यार इलेक्शन से कितना भागेंगे। और फिर जब अगर इलेक्शन लड़ना ही है तो फिर सूबाई असेंबलियां क्या और फिर जनरल इलेक्शन विफाक के लिए क्या, फिर इस बात पे भी सोचा जा सकता है कि अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएं? देखें, एक चीज समझ लें, पंजाब पाकिस्तान का आधे से ज्यादा है। ये नहीं हो सकता कि पंजाब के अंदर इलेक्शन हों और बाकी पूरा मुल्क आराम से बैठा रहे। ये 2/2=4 वाली सूरत हाल है। अगर पंजाब के अंदर इलेक्शन होंगे तो सारे मुल्क के अंदर इलेक्शन होंगे। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी पता है, पीपल्स पार्टी को भी पता है, PTI को भी पता है। इसके ऊपर बातचीत हो रही है। हमारी जो इत्तला है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है कंसर्न क्वार्टर से, वो यही है कि किसी ना किसी सतह के ऊपर ऑलरेडी राब्ते हुए हैं इनके। इमरान खान का इस्लामाबाद ना जाना,
असेंबलियों का डिसॉल्व करने के हवाले से ऐलान करना, और उसके बाद आज अगर देखें राना सनाउल्लाह साहब का भी एक बयान आया कि जी खान साहब ये बात कर रहे हैं तो बिल्कुल हम उनसे बात करनी चाहिए, पीडीएम को इस हवाले से उनका मसबत जवाब देना चाहिए। तो उम्मीद यही की जा रही है कि हमारे सियासतदानों के अंदर सेंस प्रिवेल करेगी, और ये इसलिए भी जरूरी है कि सेंस प्रिवेल करें कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बहुत ही बुरे हालात के अंदर है। अच्छा हावर गुमान साहब, ये फरमाइएगा, जैसे अभी आपने फरमाया कि कहीं ना कहीं राब्ते हैं, इसमें पहले ये था कि सदर जो हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने भी इन राब्तों में कोई किरदार अदा किया था। अब ये है कि शायद परवेज़ लाई साहब जो हैं उनको भी इमरान खान साहब ने ये टास्क दिया है कि जो अगले राब्ते होंगे उनमें आप भी इसमें किरदार अपना अदा करें। तो आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से ये दोनों साहिबान जो हैं अपना किरदार कामयाबी से अदा कर लेंगे? बहुत शुक्रिया सर। देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है। सदर पाकिस्तान से जो है हमारी मतलब 24 घंटों के दौरान कोई राब्ता हुआ है, बिल्कुल वो भी इस हवाले से अपनी जो है रवाबत उन्होंने कायम रखे हुए हैं। और उस दिन जब ये सेरेमनी हुई थी चेंज ऑफ कमांड की, उस दिन जो है मोहतरम परवेज लाई साहब वहाँ पे मौजूद थे उस स्टेडियम के अंदर। बाकी लोगों से भी उनकी वहाँ पे मुलाकातें हुई, तो वो भी ऑन बोर्ड है। उसमें मसला सर यही है कि इस वक्त हालात पाकिस्तान की इस नहज पे पहुंचे हुए हैं, खासतौर पर मईशत के हवाले से, कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये फिल वक्त अफोर्ड नहीं कर सकती। देखें, अगर खुदा न खास्ता मेरे मुंह में हाथ पाकिस्तान डिफॉल्ट होता है तो हमने डिफॉल्ट की सिर्फ अभी टर्म सुनी है। बिल्कुल ठीक। जिन मुल्कों के अंदर डिफॉल्ट हुआ है उनके हवाले से बिल्कुल सही, लोगों को पढ़ना भी चाहिए, लोगों को हमें बताना भी चाहिए मीडिया के अंदर, ये कोई इतना आसान चीज नहीं होता है, बहुत ही दर्दनाक और पेनफुल एक्सपीरियंस होता है रियासतों के लिए। लेकिन वैसे कोई एक्सप्लेन करना भी चाहे तो उसको ऐसे बना दिया जाता है कि पता नहीं वो ख्वाहिश कर रहा है कि जी डिफॉल्ट हो जाए, हालांकि वो सिर्फ वार्निंग ही होती है। लेकिन घुमन साहब, आपने जो इकोनॉमी की बात की है, ये भी कहा जा रहा था कि शायद मौजूदा हुकूमत ये चाह रही है कि वो अगला बजट दे के फिर उसके बाद इलेक्शन में जाए, जिसमें वो अवाम को कुछ रिलीफ दे, कुछ बेहतर इकदाम करे, जिसके बाद वो फिर एक बयानिया लेकर जा सके अवाम के पास कारकर्दगी का। लेकिन आपको लग रहा है कि जो टॉक्स हो रही हैं उसमें बजट से पहले ही इलेक्शन के ऊपर बात हो सकती है? क्योंकि ज़्यादातर यही खबरें आ रही है कि अप्रैल में की बात हो रही है। तो आपका क्या अंदाज़ा है, क्या बजट से पहले या बजट के बाद? देखिए, आप किसी भी मईशतदान से मौजूदा हालात के ऊपर बात कर लें तो वो यही कहेगा कि आने वाले कुछ चंद महीनों की बात नहीं, आने वाले 6 महीने साल के दौरान पाकिस्तान की मईशत को इसी तरह अंडर स्ट्रेस रहना है, प्रेशर के अंदर रहना है। तो हुकूमत किसी की भी हो तो उसके लिए आसान नहीं होगा जो है इस मुश्किल वक्त से बाहर निकलना। लिहाजा जो मेरे पास इतलात हैं वो इतलात यही हैं कि भैया एक इंटरनल सेटअप को ले आए, आप इलेक्शन की बात करें, ये जो चंद महीने हैं मुश्किल वक्त है, इंटरनल सेटअप निकाले, और इस दौरान जो है PMLN अपना बयानिया बेचे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी बात करे, PTI ऑलरेडी अपनी बात कर रही है, तो अवाम के पास चले जाए, अवाम की राय ले लें। और मैं एक बात मेरे ख्याल में हमें, चूंकि हम मीडिया के अंदर हैं, हमें ये जरूर बात करनी चाहिए। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर है पार्लिमानी निजाम हुकूमत, वो हमने बरतानिया से लिया हुआ है, उधार कह लें, या वहां से हमने विरासत में लिया है। तो वहां पे एक इशू के ऊपर 3 इलेक्शन हो जाते हैं, 5 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाते हैं। तो हम पाकिस्तान की अवाम की राय से क्यों डरते हैं? हम अवाम के जो का सियासी अवाम में जाना जो है वो मसले का हल है। ठीक है, अच्छा गुमन साहब, मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना है, बस जाते जाते मुझे ये भी एक बता दीजिए कि सारे सिचुएशन में जो अब हमें नई बदलती नजर आ रही है, उसमें एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त कहाँ खड़ी है? देखें, मेरे हिसाब से जो आने वाले दिनों के अंदर आपको अच्छी खबरें मिलेंगी। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जो भी फैसले माजी के अंदर हुए वो तो आप किसे पारी ना हुआ। अब एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि जिस अंदाज से एस्टैब्लिशमेंट के अंदर तैनाती हुई है वो गैर मुतनाज़ा तरीके से हमारे सियासतदान भी आपस में बैठें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, लोगों के पास चले जाया जाए। लोग जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को अलग करते हैं, वो इमरान खान साहब हों, मरियम साहबा हों, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो वो आके अवाम की राय का एहतराम करें। देखिए, हम 2022 में 2023 के अंदर जाने वाले हैं। मौजूदा दौर में आप कोई प्रोपेगेंडा ज्यादा देर तक चला सकते हैं, ना झूठ की बुनियाद के ऊपर ज्यादा सियासत कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि अवाम की राय के सामने सरमहू किया जाए
और इसी हवाले से बात। बहुत शुक्रिया आपका खबर गुमन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एस्टैब्लिश किरदार ये है कि वो कोई किरदार अदा ना करे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो फर्दर पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सियासी महाज पर बड़े ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर बात हो रही है, और इसी में जरदारी साहब ने एक ऑप्शन का ये भी जिक्र किया जो PMLN के भी मुख्तलिफ हलकों में डिस्कशन में आया कि अगर इमरान खान साहब डिसक्वालीफाई हो जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या उनकी पार्टी इसी तरह रहेगी, क्या उनकी पॉपुलैरिटी इसी तरह रहेगी, क्या आगे का सियासी मंजरनामा होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे केसेस के ऊपर फैसले भी आने बाकी हैं। बड़े चौधरी साहब से इस पर मैं राय लेती हूँ। चौधरी साहब, क्या डिस्क्वालिफिकेशन के चांसेस हैं, और अगर हो जाएंगे तो आपको लगता है कि सियासी मंजरनामा बदल सकता है उससे? देखिए, नून लीग की जो स्ट्रेटजी नज़र आ रही है वो यही है कि वो टाइम इसमें जो है ना वो लेना चाह रहे हैं, और गालिबन इसीलिए वो चाहते हैं कि जो इमरान खान साहब के ऊपर उन्होंने किए हैं, मुकदमे किए हुए हैं, वो एक होप है उनको कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो उसमें उनको अगर मिल जाती है तो पॉलिटिकली वो एक कम बैक स्टेज कर सकते हैं। लेकिन ये सूरत हाल जो है ये PTI के रैंक्स एंड फाइल्स में भी बिल्कुल उनको अंदाज़ा है, और इसीलिए मेरा ख्याल है कि ये संजीदगी से जो भी अगर टॉक्स अगर शुरू होती हैं वो बड़ी संजीदगी से और बड़ी जल्दी उनको जो है किसी साइड पे लगना होगा। ये नहीं हो सकता कि, और क्योंकि इस बात का जो इदराक है वो PTI की लीडरशिप को भी है कि ये क्या कर सकते हैं, इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, ये अरेस्ट, ये वो जो बेसिकली जो नून लीग का एक और भी जो ब्रॉडर उनकी जो पॉलिटिक्स है वो 90s की दहाई में फंसी हुई है। जैसे बेनज़ीर भुट्टो, जरदारी, उनके ऊपर मुकदमे करना, अरेस्ट करना, लाहौर में सलमान तासीर साहब के साथ आपको पता क्या हुआ, तारक रहीम साहब के साथ, और मतलब ये तो हमारे सारे सियासतदान के दौर में PTI के दौर में भी देखा वो देखिए उसमें आपको इमरान याकूब साहब बताएंगे कि 90 की दहाई जो है और उससे पहले 80 की जो दहाई थी वो इंतहाई खौफनाक थी। यानी टिकटकी लगा के कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर लोगों को कोड़े मारे गए, ये आपने नहीं कभी विटनेस किया। जो अभी क्योंकि ज़माना और है, अभी जो छोटी सी जो होती है, और एक सिविलाइजेशन भी तो बढ़ गई है ना। देखिए, ये मुल्क महज़ब हो गया है, ये सोसाइटी भी महज़ब हो गई है। ख़ातीन को पहले पीछे रखना बड़ा उसमें कोई बुरा नहीं मनाता था। अब अगर समीना से हमारी जरूरत नहीं होती, बिकॉज वो एक है, एक इशू है, समीना में ड्रा के रखती है, वुमेन एम्पावरमेंट है। तो सर ये सब जो सोशल मीडिया उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं तो देख रही हूँ, वैसे माजरत साहब मैं आप दोनों से इख्तिलाफ करूंगी। मुझे तो ऐसे लगता है 90s की सियासत में तो मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन जो मैंने सुना पड़ा है मुझे तो उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं लगा। अभी भी वही बंदर बांट, खींचा तानी, पैसे बंदे तोड़ जोड़, और आजम सवाती के केस में जो हमने देखा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, और ये क्या बदला है? ये वो पैटर्न है, देखिए ना, यही वो पैटर्न है। इसी पैटर्न का मैं जिक्र कर रहा था कि 90s में जब उसमें ये होता था कि जो इंतज़ामिया और ये ब्यूरोक्रेसी और पुलिस जो है ये बिल्कुल इस पर गिरफ्त बहुत ज़्यादा होती थी, और उसका बड़ा एब्नॉक्शियस किस्म का यूज़ होता था। अदालतें और ह्यूमन राइट्स और ये चीज़ें इतनी नहीं होती थी। अब देखें ना, स्वाति साहब का ये जो पैटर्न है, ये सबसे पहले जियो के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। आपको याद हो कि ब्लास्फेमी के केस उनके खिलाफ बहुत सारे हुए। सर इससे पहले मुश्किल रहमान साहब के खिलाफ, इससे पहले 99 में जंग के खिलाफ, अगर जंग एक सफ़े पे आपको पता है, जंग ये मियां साहब ने उनका प्रिंट जंग में थे, जिस वक्त एक सफ़े पे वो आ गया था, वो भी हम अखबार का कागज़ किसी से मांग के लाते थे जिस पे जंग अखबार छपता था। इशू वो नहीं है, इशू ये है कि मौजूदा सियासत में देखें ना, सियासतदान जो है ना हमारे, वो सीखते नहीं हैं, वो अपना वो करते हैं। अभी मैं वापस आ जाऊँ जरदारी साहब की तरफ, जो समीना ने, जो साहब आपने बात की, देखें जरदारी साहब क्या कह रहे हैं। जरदारी साहब का मामला ये है कि एक तरफ तो वो PDM को अपनी अहमियत का बार बार एहसास दिलाते हैं, दूसरा वो ये कहते हैं हमारे पास ऑप्शंस हैं। बिल्कुल उनके पास कोई ऑप्शंस होंगी, लेकिन एक ऑप्शन बहरहाल अब नहीं है, वो है चौधरी परवेज़ लाई वाली। उसकी वजह है कि चौधरी परवेज़ लाई और उनके दरमियान इतनी अब दूरी आ चुकी है कि चौधरी परवेज़ लाई साहब के बारे में ख़ुद भी कह चुके हैं कि जी इन्होंने हमारे साथ बिट्रे किया था और हम इनको हटा के दम लेंगे। दूसरी बात ये है कि चौधरी परवेज़ लाई साहब जो हैं, जैसे आपने कहा, आज मूनस लाई साहब ने क्या कहा है? मूनस लाई ने कहा जी असम्बलियाँ तो दूर की बात है, इमरान खान साहब के लिए तुम्हारी जान भी हाजिर है।
आज एक जो आपने बजट की बात की थी ना, मोनस लाई ने आज ये भी कहा है कि जी हमारी ख्वाहिश तो है कि हम बजट दे के जाएं, लेकिन अगर खान साहब ने कह दिया अगर खान साहब कहेंगे तो हम उसका भी इंतजार नहीं करेंगे, हम असम्बलियां तोड़ देंगे। मामला सिर्फ ये है कि ये सियासतदान जो हैं, देखिए इनका फन ये होता है कि ये हर मुश्किल को आसानी से हल कर लेते हैं और हर आसानी को मुश्किल बना लेते हैं। ये भी लेकिन ये प्यार मोहब्बत जो मोनस इलाही साहब का है ना, ये एक तरफ, लेकिन एक तरफ वो ऐसी बात भी कर गए हैं जो कैसे लग रहा है बज़ाहिर पीटीआई के बयानिए को भी नुकसान उससे पहुंचा है। क्या उन्होंने कहा है मेहर बुखारी साहब के इंटरव्यू में, जरा आपको सुना देती हूँ, फिर इस पर फैसल चौधरी साहब का भी मौक़िफ़ लेते हैं। तो बहुत बड़ी बातें कर गए मोनस इलाही साहब, जहां उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ कर लिया कि जी वो जो बाजवा साहब का ये क्लेम था कि सियासत में मुदाखलत नहीं थी, तो कह देना इस तरह कि भाई आप उधर जाएं तो ये तो फिर सियासत में मुदाखलत थी। जहां उन्होंने इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया, वहीं पीटीआई के बयानिए में भी अच्छा खासा डेंट डाला है चौधरी साहब कि वो कहते थे साजिश है और इस्टेब्लिशमेंट भी उसमें कहीं ना कहीं थी और ये सब बातें, बाजवा साहब पे तनकीद, और इधर जनाब वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने हमें कहा और हम उनके साथ थे। देखिए, मोनस इलाही साहब और परवेज़ इलाही साहब का ये एक उनका है, वो उन्होंने एक अपना एक व्यू पॉइंट दिया है। देखिए, पीटीआई और पीएमएल काफ ये दो मुख्तलिफ जमातें हैं, ये अलायंस में तो ज़रूर हैं। किसी शख्सियत के बारे में जैसे अगर परवेज़ इलाही साहब दोबारा सीएम बने हैं और बाजवा साहब का अगर कुछ उसमें लेन देन हो तो ज़ाहिर है वो उसके उनको वो तो उनका शुक्रिया अदा करेंगे ना। दूसरी तरफ जो ये बाजवा साहब का, देखिए अब वो चलेगी, लेकिन ये कहना तो उनका मतलब ये हुआ ना कि वो पीटीआई को नुकसान तो नहीं पहुंचा। लास्ट जो उनका अपनी स्पीच थी, ठीक है, और उसमें एक जो इस बयान का की जो हीट है वो सिर्फ एक बाजवा साहब तक नहीं पहुंची, उसकी आपने अगर महसूस नहीं किया, क्योंकि मेरा तो कोई ताल्लुक है अदालत से, तो 100% एक लॉ की बुनियाद के ऊपर दुरुस्त फैसला जो है उस पर भी लोगों ने तनकीद की। हालांकि वो कितना मुश्किल था मामला, मैं उसमें शामिल था उस सारे केस में बतौर वकील, ये जो पंजाब हुकूमत का और वो स्पीकर साहब की रूलिंग थी। अब बात यह है जी कि वो बात उन्होंने एक बरसबीले तस्करा उन्होंने बात की, उन्होंने अपनी राय दी है, तो वो राय की हद तक जो है वो बात मानी कि उसमें पीटीआई का जो बयानिया है वो ज़ाहिर मोनस इलाही साहब तो उस पर नहीं देंगे ना। मोनस इलाही साहब की जो जमात का बयानिया है वो अपना बयानिया खुद देते हैं। इमरान खान साहब हैं, या पॉलिसी स्टेटमेंट जो भी आता है, या इमरान खान साहब नैरेटिव सेटर है। देखिए, उन्होंने ये सारी चीजें अगर नहीं, वो आपकी जमात का नहीं दे रहे थे, वो अपनी जमात का बयानिया बता रहे थे कि हम उनके साथ क्यों होंगे, गल बनी नहीं वो बात ये है कि वो अगर लेकिन इससे जो मैं अखज़ करता हूँ इस बयान से, मैं अखज़ करता हूँ कि बाजवा साहब ने तो पीडीएम को भी फिर खिलाया, उनको कुछ और दिखाया, सजी दे के खबी दी, लेकिन अब मुझे ये लगता है, मतलब फॉर माई ओन अंडरस्टैंडिंग, मेरी ओपिनियन में बाकी सब इररिलेवेंट है। अब उनको डिस्कस करना या उनका किसी किस्म की उसकी अब मामला से आगे बढ़ गए की बात नहीं है ना साहब, इसमें पीटीआई के नैरेटिव की बात है, क्यों पीटीआई की बात है। देखें, और पीटीआई के नैरेटिव फेडरल गवर्नमेंट सब गुजारिश ये है कि आपने जो कहा कि अब बाजवा साहब चले गए, रेलिवेंट है, बिल्कुल एक हद तक ठीक है, लेकिन जो कुछ वो करते रहे हैं या करवाते रहे हैं वो पाकिस्तानी हिस्ट्री से रेलिवेंट हो नहीं सकता, उसको आप बिल्कुल इग्नोर कर सर सुन तो लेना, स्याह या सफ़ेद नहीं। देखें, बात ये है कि यही इमरान खान साहब हैं जो उनके गुण गाते रहे हैं 3.5 साल, तो ये वो कहते थे कि उनसे ज्यादा जमहूरियत पसंद जर्नैल मैंने अपनी आंखों और अपनी हर वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ को ऐसे सपोर्ट करता है, करना चाहिए भी, करना भी चाहिए। आर्मी चीफ इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को बिल्कुल एक पेज पे होना चाहिए, और वज़ीर-ए-आज़म का काम होता है अपनी फौज का। मोनस इलाही साहब ने, देखें, मोनस इलाही साहब ने जो बात की है उन्होंने ठीक बात की है, उन्होंने वाकई ही उनके कहने पे इमरान खान साहब का साथ दिया है, लेकिन ये एक याद रखें कि मोनस इलाही साहब के इस बयान ने एक दफ़ा फिर मुझे, आपको और हम सब को ये भी बावर करा दिया है कि जो मर्जी होता रहे, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दरूने खाना चल रही होती हैं, बहुत सारे इशारे दिए जा रहे होते हैं और बहुत सारे मोहरे चलाए जा रहे हैं। फिर ये बात जो कहना कि हम ये पॉलिटिकल हो गए तो फिर गलत साबित हो गई ना इस बात से। तो बिल्कुल इससे तो यही साबित होता है कि एक तरफ आप कहते हैं कि फरवरी में ये मोनस इलाही साहब बाजवा साहब का दिफा कर रहे थे कि हमको नुकसान पहुंचा। नहीं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने गुड फेथ बात की। और मोनस इलाही साहब की बात का एक और भी मामला है, देखें
इस्टेब्लिशमेंट जो है जब चेंजेस आती हैं तो नई इंतज़ामिया जो होती है, जो नए लोग होते हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ें रीड कर रहे होते हैं। तो चौधरी देखें बड़े वज़ादार सियासतदान हैं और उनके बारे में ये है कि वो जिसके साथ भी चलते हैं पूरे अच्छे तरीके से चलते हैं। तो हो सकता है ये भी तो मैसेज नए लोगों को तो सर फिर वो एस्टैब्लिशमेंट की बात क्यों सुनते हैं अगर वो इतने ही वज़ादार हैं? और अच्छा जो वज़ादार हो वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं, मैं ये कह रही हूँ सर देखें फर्क है ना। एक चीज ये है कि मैं ये देखूं मुझे ये सही लग रहा है और मुझे इसकी तरफ जाना है, फिर भले मुझे एस्टैब्लिशमेंट उसके ऊपर कुछ भी कहे ना कहे, वो मेरा उसमें है ही नहीं। मैं ये सोचूं मैंने अपनी ज़मीर की आवाज़ पे, मेरे ख्याल से खान साहब ठीक है, मुझे उनकी तरफ जाना है, मेरे ख्याल से पीडीएम ठीक है, मुझे। अच्छा मोनिस इलाही साहब का मैं आपको बता दूं, मोनिस इलाही उस वक्त भी यही ठीक समझते थे कि उन्हें खान के साथ जाना चाहिए, और ऊपर से एस्टैब्लिशमेंट ने भी कह दिया, और ऊपर से उन्होंने बाजवा साहब ने भी कह दिया। तो उनका वो इरादा जो था, जो चौधरी परवेज इलाही साहब का इरादा बदला था, दुआए खैर के बाद बदला था जरदारी साहब ने, और फिर दुआए खैर होती। उसके बाद जब वो इशारा आ गया तो मोनिस इलाही साहब का मौक़िफ़ मज़ीद जो है उसको तक़वियत मिली। इसलिए चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा था, आपको याद होगा कि ये सारा क्रेडिट जाता है मोनिस इलाही को, जिसने मुझे बाजू से पकड़े रखा और मुझे जाने नहीं दिया। हालांकि परवेज इलाही साहब तो बड़े क्लियर हो गए थे, मुझे तो उनका वो बयान भी याद है। मैंने आज मोनिस साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि वो हमारे प्रोग्राम में को टाइम दे, फिर हम बहुत सारी बातें उनसे पूछेंगे कि नमक कट्टा कुलन गैस वाले केड़ी लोड सी। फवाद चौधरी साहब ने भी खबर गुमन साहब के साथ आज फवाद चौधरी साहब शो पे ये बात कर रहे थे, उन्होंने उनसे जब ये सवाल किया तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये इतनी लंबी बात है कि इस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता, मेरी किताब का इंतजार करें आप। तो फवाद चौधरी साहब जो बड़ी जबरदस्त जवाब दे जाते हैं। देखिए बाजवा साहब का वो भी घुमा गए, वो मतलब जमहूरी दौर में 6 साल में आर्मी चीफ रहे हैं, तो उसकी एक बहुत इम्प्लीकेशंस और हिस्टोरिकली पाकिस्तान के हर शोबे के ऊपर एक उनका एक रहा है और फौज का रहता है, किसी भी मुल्क का फौज का रहता है। उसको जाहिर है कुछ जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे मामला कुछ और तरीके से होते हैं। इमरान साहब भी बात करते हैं उन पीटीआई के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात भी रहे, जहाँ नहीं अच्छे हुए तो नहीं भी हुए। पीटीआई का देखें ना, पीटीआई का गिला तो उनसे जो खान साहब करते हैं वो तो फेडरल गवर्नमेंट की जो सारा मामला है उसमें करते हैं। और देखिए इसके बाद ये बात जो है हम उनके साथ मौकूफ करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी अभी हम अपनी राय जारी कर रहे हैं। नहीं, हम जो मोनिस इलाही साहब को साथ बिठा के उनसे फिर बात पूछेंगे कि भाई वो फिर हमें और बहुत सारी मजीद बातें भी बताएंगे। बिल्कुल। और मोनिस इलाही साहब बड़े एक मैं देखें जो इस मुल्क में यंग लॉट आई है सियासतदानों की, उसमें मोनिस इलाही साहब की मैं उनको बहुत काबिल कदर आदमी है। और मोनिस साहब बड़े अक्लमंद आदमी है, बड़े गहरे आदमी है, और इतना नौजवान जो है वो मैंने पॉलिटिकली साउंड जो है वो मैंने बहुत कम देखे। चले आगे चलते सब आप ठीक कह रहे हैं, मेरा तो खुद उनसे एक जाती ताल्लुक है, लेकिन गुजारिश ये है कि हम जब इंटरव्यू करेंगे तो हम सवाल सारे पूछेंगे। हाँ नहीं, सवाल तो पूछना हमारा। आजम सवाती साहब को जी कोयटा पुलिस की हिरासत में हैं वो, और एक ही जुर्म पर उनके ऊपर कितने ही दर्जनों मुकदमात बनाए गए हैं, और उनके जो साहबजादे हैं वो ये भी खदशात का इजहार कर रहे हैं कि उनकी जान को भी खतरा है। उनके मेडिकल टेस्ट भी कराए गए, लेकिन ये भी क्लेम किया जा रहा है कि रिपोर्ट्स आने से पहले ही उन्हें वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, और वगैरह वगैरह। ये क्या कहानी, आजम सवाती साहब का जो मामला है, एक मुश्किल पीरियड है, वो ख़त्म क्यों नहीं होने में आ रहा? इमरान साहब से पहले इस पर राय लेती हूँ। इमरान साहब, आजम सवाती साहब क्या का जुर्म इतना ही बड़ा है कि वो अभी तक जिस तरह से भुगत रहे हैं उसको? देखिए हमारे यहाँ ना कानूनी तौर पे बहुत सी पेचीदगियाँ हैं। पहली बात तो ये कि एक आम आदमी अगर जाता है कि गरीब आदमी अपना उसके ख़िलाफ़ कोई जुर्म हो जाता है और वो पर्चा करवाने जाता है, FIR करवाने जाता है, तो उस बेचारे की किसी एक थाने में भी FIR नहीं होती, और उसको या पैसे देना पड़ते हैं या सिफारिश ढूंढना पड़ती है या किसी की जाके मिन्नत करना। बड़े लोग का नल भी होया जी। हाँ जी लेकिन जैसे साहब आम तौर पे बड़े लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। दूसरी तरफ बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि एक ही जुर्म में पूरे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, देहात में, कस्बों में सैकड़ों FIR दर्ज हो जाती हैं। अब मैं अगर आप कानूनी बात समझे तो मैं तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ जो है ना लॉ, मैं उस तरह से तो नहीं हूँ माहिर, तो जोई साहब है, लेकिन जितना मुझे पता है कि एक
वकूए की शायद 1 से ज़्यादा FIR हो भी नहीं सकती। इस बारे में तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन भी आ चुका है। कानून में नहीं, एक सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का भी आ इसमें बेशुमार रूलिंग्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, सब कुछ है बेशुमार। अब लेकिन ये पहला वाकया नहीं है। आप माजी करीब में या माजी दूर में आप देख लें, जाओ उनको कोयटा में फेंका भाई कोयटा तो कुछ नहीं, आप कोयटा की बात करती हैं, कोयटा तो फिर सूबाई दारुल हुकूमत है। यहाँ ऐसे ऐसे शहरों के देहात हैं जिनका आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, वहां पर्चे हो जाते हैं। शरीफ शहीद के साथ यही मामला हुआ। देखिए नहीं, मीर शकील रहमान के साथ, उसके अलावा सर बहुत सारे और जर्नलिस्ट हैं। देखिए बात ये पता क्या है, स्वाति साहब का जो केस है वो एक बिल्कुल ब्लेटेंट वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की एंड फंडामेंटल राइट्स की। देखिए अगर किसी के ऊपर, एक तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट भी आ चुका है कि ट्वीट सिर्फ करने से आप सेडिशन या म्यूटनी यानी बगावत और बगावत पे उकसाने के सेक्शंस नहीं लगा सकते। और एक ही वकूए की 1 से ज़्यादा FIR, 7 मेंबर बेंच का भी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। बिल्कुल आप इंडिपेंडेंट मीडिया की भी बात करें, उनका भी केस है, और 2-4 और केस भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। अब इशू ये है कि देखिए यही एक तनकीद हो रही है अभी पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर भी। उनका ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और लोग देखिए ये जो हम जिस दौर में ज़िंदा हैं ये सोशल मीडिया का दौर है। इसमें ह्यूमन राइट्स की जो आज़ादी है, उसकी प्रोटेक्शन है, उसको बहुत अहमियत दी जाती है, और उसकी आवाज़ ज़्यादा होती है। अब स्वाति साहब ने अगर ये सबक सिखाना है या बाकियों को आप ये कह रहे हैं, वो 74 साल के बुजुर्ग हैं, उनके साथ जो पीछे हुआ, मैं उनकी जो उन्होंने ट्वीट की उसकी जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप बाज़ औक़ात लोगों के गुस्से इजहार जो ओपिनियन का जो एक गुस्से का इजहार हो जाता है उसको इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि उनकी आप दिमागी हालत भी देखिए, उनकी जो उनके ऊपर साथ जो हुआ, पहले उनका टॉर्चर हुआ, फिर उनके साथ जो इंतहाई वीडियोस वाला मामला हुआ, मैंने उस दिन भी आपको कहा ही इज अ डेड मैन वॉकिंग, उनमें वो स्ट्रेस में है जिसमें वो, लेकिन सब एक अगर आप इजाजत दे दें, एक बात, इस बात से कोई ज़ईशूर इनकार नहीं करेगा कि जो हुआ गलत हुआ। पहली बात, हम यहाँ आज भी कंडेम कर रहे हैं और इतने मुकदमात को भी कंडेम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी कुछ एहसास चाहिए कि एक वाक़या अगर हुआ है, आपके साथ पूरी कौम खड़ी भी हो गई है, लेकिन उसके बाद आप सिर्फ अगर किसी एक फ़र्द वाहिद की बात है तो उसको आप इस तरह ना करें कि फिर उस पर आप भी उस तरह बेमहार की तरह शुरू ही हो जाए, और ट्वीट और तकरीरें और ये और वो। दूसरी तरफ भी मामलात को देखना चाहिए कि उसमें उस हद तक ना जाया जाए कि लोगों को आप जानबूझ के प्रोवोक भी करें। एक देखें, इस वक्त ये भी बड़ी बात सुमीना, इस वक्त ये भी बड़ी बहस हो रही है मुख्तलिफ हलकों में कि शायद वो जानबूझ के हमदर्दी गेन करने के लिए भी इतना उसको हाइप उन्होंने जानबूझ के की कि लोग जो हैं फिर उसको केस को लेके चलें और चीज़ें करें। ये भी एक गलत है। नहीं इमरान साहब, देखिए वो बात अपनी जगह है, लेकिन अब कंवल शोजब साहबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये हम एज ए माशरा या एज ए रियासत हम जा किस तरफ रहे? देखिए ये कोई तरीक़ाकार है, ये भी कोई अखलाकियात या इंसानियत से इसकी गिरी हुई बात हो सकती है कि आप जो है obnoxious किस्म की वीडियो बच्चों को भेज दें जो कि बड़े हो रहे हैं। देखिए ना, इसकी आप इसको किसी तौर पे जस्टिफाई तो नहीं कर सकते, नहीं किसी तौर आप इस चीज़ को जो है 18 मुकदमे एक ही बात के आप कर रहे हैं, एक मुकदमे में सज़ा कम होती है, तो इसका मतलब ये है ना कि अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस है, जो लॉ है उसके अब्यूज़ हो रहा है, और इस पर जो अदालतें हैं उनको जो है आगे बढ़ना होगा। इंसानी मैं एक और भी मुझे बल्कि उनकी जो सेकंड सीरीज ऑफ ट्वीट्स की है वो तो वजह ये थी कि भाई अदालत जो है वो टेक अप नहीं कर, लाइक ब्रेक लेते हैं ना, ब्रेक के बाद आते हैं तो दोबारा से एक अहम इशू जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत है, क्या मुल्क में दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में फिर से ऐसा लग रहा है कि दहशतगर्दी सर उठा रही है, कुछ वाक़यात भी हो रहे हैं और उसके साथ साथ तहरीक तालिबान की जानिब से ये बाकायदा ऐलान कर दिया गया है कि वो सीज़ फायर ख़त्म कर रहे हैं। तो क्या मज़ीद खुदा न खास्ता हमले हो सकते हैं, इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। मियां साहब, आपको क्या वजह नज़र आती है कि
नई तब्दीलियां आई हैं, अभी हमने देखा पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में, और उसके साथ ही तहरीक तालिबान की जानिब से इस किस्म का रवैया, किस तरह इसको आप देखते हैं? देखिए, ये तब्दीलियों से तो नहीं इसका ताल्लुक बराह रास्त, लेकिन ये एक बात ज़रूर है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जो तबले जंग बजा दी है, तो उसका सिर्फ आपको मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ जो है, उनकी जो रिपोर्ट आई है, उनके दादोशुमार के मुताबिक सिर्फ नवंबर में, जो सब एक महीने में दहशत गर्दों ने 34 हमले किए, जिसके नतीजे में 42 अफराद अपनी जानें हार बैठे हैं, और 17 सिक्योरिटी एहलकार और 25 इसमें आम शहरी हैं। ये एक महीने का बता रहा हूँ। और 49 अफराद इसमें जख्मी हुए। अक्टूबर में इसी तरह 39 हमले हुए, जिसमें 33 अफराद ने जान दे दी और 41 जख्मी हुए। अब तहरीक तालिबान जो है, हम तो शुरू से ये कहते हैं कि देखें, आप जो ताल्लुक लिहाज या एक दूसरे की शर्म या होती है, वो दो तरफा होती है, एक तरफा कभी हो नहीं सकते। तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान ने हमेशा उनकी जब मुश्किल उनको थी तो हमारे इदारों ने, हमारे कौम ने कुर्बानियाँ भी दी और उनकी मदद भी की। लेकिन आज अगर वहाँ पे तालिबान हुकूमत जो है अफ़गानिस्तान में, वो पाकिस्तान की मदद नहीं कर रही और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रही, और वो आज फिर जंग बंदी का ऐलान करके यहाँ हमले शुरू कर रहे हैं, तो फिर हमें भी कोई फर्म स्टांस लेना ही पड़ेगा। हमारे पास भी कोई दूसरा रास्ता है नहीं। पाकिस्तान को भी बतौर रियासत ये सोचना पड़ेगा कि किस तरह से ऑपरेशन को शुरू करके ऑपरेशन ज़रबे अज़ब की तरह का या किसी भी तरह फसाद। हाँ जी, देखिए, लेकिन उससे पहले तो चौधरी साहब उनसे बातचीत भी शुरू हो चुकी थी पिछले दौर में, और अभी हमने ये भी देखा कि वो बातचीत के बाद ही सीज फायर भी हुआ था। देखिए, तो क्या दोबारा मेरा ख्याल में नेगोशिएट करना चाहिए? मेरा नहीं ख्याल नेगोशिएट, जो देखिए, इस पे आपको बतौर कौम, बतौर रियासत एक फर्म पॉलिसी इख्तियार करनी पड़ेगी। नेगोशिएट तो वहाँ पे हुआ जाता है जो आपके आइन को माने या आपके निज़ाम को माने। वो जो मामला TTP के हैं, वो तो बिल्कुल नहीं, वो तो ना आपके आइन को मानते हैं, ना आपके मुल्क को मानते हैं, ना आपकी रियासत को मानते हैं। तो ऐसी सूरत में तो फिर आपको उनसे मुकाबला ही करना पड़ेगा, और मुकाबला जो है वो अवाम और अफवाज पाकिस्तान जो है वो मिलके कर सकती हैं। वो वही आगे आएंगी जिस तरह से पहले किया, और अफवाज से पाकिस्तान का एक ट्रैक रिकॉर्ड है टेररिज्म के ख़ात्मे में, एक बड़ा इफ़ेक्टिव रोल उनका रहा है, हमेशा रहा है, और उन्होंने बड़ा इसको काउंटर भी किया है, और अभी भी इसको काउंटर करने की ज़रूरत है। मैं इस बात पे बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, उनकी और उनकी जमात जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट व्यू रखती है। इस व्यू को वो, उसका प्रचार उनको जैसे करना चाहिए था वैसे तो वो नहीं कर सके। अभी आई थिंक लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो हमारी उनसे नेगोशिएशंस करना या बात करना वो गलत थी, और इसमें हमें एज ए रियासत जो है वो एक नई पॉलिसी डिवाइस करनी पड़ेगी। देखते हैं अब इस पर जो नए आने वाले आर्मी चीफ हैं वो क्या इस पर फैसला लेते हैं। लेकिन इमरान साहब, अफगानिस्तान में भी जो आपने चूंकि बात भी की अफगान तालिबान की, वहाँ पर भी हमने देखा जो पाकिस्तान को नाज़िमुल के ऊपर अटैक हुआ, और उसको अब काउंसलेट को वहाँ से खाली भी करवाया जा रहा है, और बल्कि आज उनको जो यहाँ पर अफगानिस्तान के नुमाइंदे उनसे एहतजाज भी किया गया। तो ये क्या आप समझते हैं कि एज ए स्टेट कहीं इसको इन चीज़ों को देखना पड़ेगा अफगानिस्तान को? क्योंकि एक तो ये भी होता है ना कि नॉन स्टेट एक्टर नहीं, देखिए, नॉन स्टेट एक्टर ही कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि अफगान हुकूमत इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन अफगान हुकूमत नाकाम है उसमें, और हम ये कहते हैं कि अफगान हुकूमत को जिस तरह का एक्शन लेना चाहिए, शायद वो उस तरह का एक्शन अभी तक ले नहीं पाए या नहीं ले रहे। उसमें उनकी कोई भी जो बड़ी कोरस पॉलिसीज हैं, यानी बड़ी नरम पॉलिसी है, उसकी समझ में नहीं आ रही कि वो अच्छा समीना, हमारा टाइम कितना रह गया प्रोग्राम? बिल्कुल, अब हमारा 1-1.5 मिनट ही रह गया। देखिए, गुजारिश ये जो सबसे अहम, इससे भी यह बात अहम, ये तो खैर बहुत अहम है, लेकिन हमारे दो आज जो लोग हैं पाकिस्तान के बड़े नामवर, एक हमारे जियो और जंग के प्रेसिडेंट थे इमरान असलम साहब। मुझे तो खैर ज़ाती तौर पे उनसे बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला। इंतहाई शाइस्ता, इंतहाई नफीस और इंतहाई प्रोफेशनल आदमी थे। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। उनकी डेथ हो गई है, अल्लाह उनकी फैमिली को भी सब्र दे। दूसरे पाकिस्तान के एक बहुत नामवर एक्टर अफजाल अहमद, जिनको उर्फ़े आम में अफजाल चिट्टा भी कहा जाता है, वो जिस तरह से वो उनका इंतकाल हुआ, और जिस तरह से देखें कि उनके इलाज की सहूलतें भी नहीं थी, हालांकि जो सब उनका ताल्लुक एक बड़ी मतमूल फैमिली से था,
ये जो तमासील थिएटर है लाहौर में, उसके भी वो मालिक थे, उन्होंने वो बनाया था। और उन्होंने अल्टरनेट स्टेज जो शुरू किया था, आपको याद हो, जन्म जन्म की मैली चादर के नाम से पहला वहाँ स्टेज ड्रामा लगा और कितने साल चला, कितने 100 फिल्मों में काम किया। तो पाकिस्तान में ऐसा भी ज़रूर कुछ इदारा होना चाहिए, हुकूमत को इस पर भी सोचना चाहिए कि जो इस तरह के अदबी लोग हों, सहाफ़ी हों या फ़नकार हों, वो जब उनकी जान जाए तो उनके लिए कुछ सहूलतें भी वहाँ पे मौजूद हों। ही वाज अ ग्रेट मेथड एक्टर। और अफजाल अहमद साहब के ड्रामे, उनकी जो हम देखते थे बचपन में पीटीवी में ऐसे, और वो एक बहुत ही शानदार एक फनकार थे। अल्लाह ताला गरीक रहमत करे। जैसा भी इमरान असलम साहब भी इंतहाई क्रिएटिव आदमी, इंतहाई क्रिएटिव और हर वक्त सिखाने को तैयार। ऐसे लोग असासा होते हैं इदारों का भी और मुल्क का भी। चलिए जी, वक्त खत्म हो गया बिल्कुल। अल्लाह ताला दोनों शख्सियात के लिए हम दुआ करते हैं जी, गरीक रहमत करे अल्लाह उन्हें, और जो उनके अहल खाना है उन्हें सब्र दे। आज के प्रोग्राम को यहीं पर समेटते नाज़रीन, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।